ओके, तो अभी ये एसी वाली प्रॉब्लम्स करते हैं। सबसे पहले जो इसमें कॉन्सेप्ट है ना, इसको हाँ ठीक है, इसको ना फास्ट करके देख लेना। नहीं, अच्छा ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। हाँ, ट्रांसफॉर्मर्स बेसिकली क्या है, हमें इसमें बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बट मोस्टली क्या होता है, एक इस साइड से कॉइल होती है और एक इस साइड से कॉइल होती है, ठीक है। इसको सिर्फ हम MCQ के लिए सॉल्व करने के लिए पढ़ेंगे, जितना भी जो अंडरस्टैंडिंग है। इसको सेकेंडरी कॉइल कहते हैं, इसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं। प्राइमरी कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उनको NP कहते हैं। इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उनको NP कहते हैं, और इसके जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उसको कहते हैं NS। P फॉर प्राइमरी, S फॉर सेकेंडरी। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होती है प्राइमरी कॉइल्स के अक्रॉस, वो होती है, उसको बोलते हैं E प्राइमरी, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होती है उसको बोलेंगे E सेकेंडरी। E सेकेंडरी, ठीक है। और इसके अंदर जो करंट आ रहा होता है उसको बोलते हैं I प्राइमरी, और इसके थ्रू जो करंट जा रहा होता है उसको बोलते हैं I सेकेंडरी, ठीक है। इस बात में कोई भी अपने को डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये ट्रांसफार्मर है, ये जो अपने मार्केट वगैरह में लगे होते हैं ना, जिसको लोग बोलते हैं ट्रांसफार्मर उड़ गया बारिश में, ऐसा कुछ होता है। ये ट्रांसफार्मर करता क्या है, ये बिजली लेके आता है हमारे, मतलब ये बिजली क्या लेके आता है, जैसे डैम है, डैम में बिजली बनती है, वो कॉइल्स घूमती है मैग्नेट के बीच में। अब डैम तो हमारे घर से बहुत दूर है, तो उसको हमारे घर तक अगर लेके आना होता है तो वो क्या करते हैं, वोल्टेज नीचे करते हैं, वोल्टेज डाउन करते हैं। जो बिजली बनी है ना उसकी वोल्टेज डाउन। और वो जिस ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं वोल्टेज, वो एक डिवाइस को यूज़ करते हैं वोल्टेज डाउन करने के लिए, उस डिवाइस को ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये ट्रांसफार्मर का सेटअप है, दो कॉइल्स जो एक दूसरे को फेस कर रही हैं, ठीक है। और इन कॉइल्स के बीच में काइंड ऑफ इस कॉइल के अंदर जब भी कोई करंट आता है तो उसकी वजह से फ्लक्स बनेगा, ठीक है। और वो जो फ्लक्स है वो इस वाली कॉइल के साथ लिंक हो जाता है, ऐसे। और अगर मैंने इनको बहुत पास रख दिया, बिल्कुल ऐसे चिपका के रख दिया, ये तो अभी दूर दिखा रहे हैं ना डायग्राम के लिए, अगर इनकी बाइंडिंग बहुत पास कर दी तो इनकी फ्लक्स लिंकेज ऑलमोस्ट 100% होती है। कपलिंग बहुत, उसको कपलिंग कहते हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाती है कि जैसे ही जो प्राइमरी में चेंज आएगा उतना ही चेंज आपको सेकेंडरी में मिल जाएगा फ्लक्स का। तो एनीवेज वो डैम में क्या करते हैं, वो डिवाइस को यूज़ करते हैं जिसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। डैम में जो बिजली बनी है उसकी वोल्टेज डाउन करने के लिए, वोल्टेज डाउन करने के लिए जिस ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्यों, उसको अब बड़े ध्यान से सुनना है, मैं हर चीज़ लिखूंगा नहीं है, कल काम आ सकती है। स्टेप डाउन क्यों करते हैं, ताकि लंबे उसको रास्ता ट्रैवल करना ना हमारे घर तक, तो जब उसकी वोल्टेज कम होएगी तो हमारे घर तक पावर लॉस कम होएगा, लॉसेस कम होंगे। और फिर जब हमारे घर पहुंच जाती है वो बिजली, तो अब उसकी वोल्टेज थोड़ी ऊपर बढ़ानी होती है ना। 220 वोल्ट तक उसको लेके आना होता है ताकि हम उसको घर में यूज़ कर सकें। वो 220 वोल्ट लाने के लिए उसको स्टेप अप करना पड़ता है। और उन ट्रांसफार्मर्स को जो हमारे मार्केट में या घरों के बाहर लगे होते हैं कई बार, उनको स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स कहते हैं। तो दो टाइप के ट्रांसफार्मर्स हैं, स्टेप डाउन, स्टेप अप। स्टेप डाउन को मोस्टली यूज़ किया जाता है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, तो चाहे वो डैम है या फिर कोई सोलर फार्म है, या फिर कोई आपकी ये कोई विंड फार्म है, जहाँ भी बिजली बन रही है वहाँ स्टेप डाउन
हमारे घर तक आई, स्टेप अप हुई और घर में गई। ट्रांसफार्मर्स की अपनी डेरिवेशन है और वो सब है जो कि अनइम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल ही अनइम्पॉर्टेंट है MCQ बेस्ड एग्ज़ाम्स के लिए। बट इसकी जो थ्योरी है जो मैंने अभी तक समझाई है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला आता है, ये हमारा काफ़ी फेमस फॉर्मूला है। जो सेकेंडरी वोल्टेज है जिसको हम ई सेकेंडरी कहेंगे डिवाइडेड बाय प्राइमरी वोल्टेज। अच्छा, दूसरी बात, ट्रांसफार्मर सिर्फ AC करंट के अंदर यूज़ हो सकते हैं। यहाँ से ऐसे ऐसे करंट जाता है और ऑब्वियसली वो डायरेक्शन बदलता है अपनी कॉन्स्टेंटली, और जब जब वो डायरेक्शन बदलता है तो ये जो सेकेंडरी कॉइल होती है इसके अंदर भी ऑब्वियसली फील्ड्स डायरेक्शन बदलती है एंड इनका फ्लक्स लिंक होता है। तो क्योंकि इस कॉइल के थ्रू फ्लक्स चेंज हो रहा होता है तो इस कॉइल के थ्रू फ्लक्स चेंज होता है सेकेंडरी के थ्रू, और जब इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होता है तो इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर करंट आता है। इस तरह ये वाली कॉइल अपना करंट इस कॉइल को दे पाती है, और अगर इनके बीच में कपलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फ्लक्स लिंकेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो पावर लॉस बिल्कुल ना के बराबर होता है। ठीक है जी, अब वापस इस फॉर्मूले पे आते हैं। ई सेकेंडरी अपॉन ई प्राइमरी इज इक्वल टू एन सेकेंडरी, एन है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। इसको कैपिटल एन कर देते हैं, यहाँ भी कैपिटल एन बोल देता हूँ, यहाँ भी कैपिटल एन बोल देता हूँ, डिवाइडेड बाय एन प्राइमरी। अब यहाँ से मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि सेकेंडरी, ये जो रेशो है, ये रेशो होता है, इसको ट्रांसफार्मर रेशो कहते हैं। ठीक है, हाँ, ये दिस इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर रेशो। इसको मैं ही थोड़ा फास्ट करके देख लेना है सारा सेक्शन। क्लियरली आपको इसकी मैथमेटिक्स से क्या पता लग रहा है? अगर ट्रांसफार्मर रेशो मेरा 1 से बड़ा है, ट्रांसफार्मर रेशो इसको K भी बोलते हैं। इफ़ K इज़ ग्रेटर देन 1, अगर ये चीज़ 1 से बड़ी है तो ये उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और सेकेंडरी जो होगी वो प्राइमरी से भी बड़ी होगी। इफ़ K इज़ ग्रेटर देन 1 तो उसको बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इफ़ K इज़ ग्रेटर देन 1 उसको बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर रेशो अगर 1 से बड़ा है और ट्रांसफार्मर रेशो अगर 1 से छोटा है तो उसको बोलेंगे स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है जी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको लोग ऐसे भी आ सकते हैं, ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। दूसरा जो फॉर्मूला है इस चीज़ के अंदर, ट्रांसफार्मर्स की गेम के अंदर, अच्छा ट्रांसफार्मर्स यहाँ लिख भी देता हूँ, ओनली फॉर AC करंट। AC करंट के अंदर ही ये गेम होती है, जैसे डैम्स होती है या फिर जो अपनी विंड फार्म्स होती हैं जहाँ विंड मिल होते हैं, वहाँ पर AC करंट बन रहा होता है, घूमने से, जनरेटर के घूमने से AC बनता है, उसी की स्टेप अप स्टेप डाउन होती है। दूसरा जो इसमें फॉर्मूला है वो ये है, वो इस चीज़ पे बेस्ड है, यहाँ पर उसको देख लेते हैं। पावर जो होती है इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू द पावर इन द सेकेंडरी कॉइल। इफ नो लॉसेस, इफ नो लॉसेस मतलब स्ट्रॉन्ग कपलिंग है। तो उसको पावर का फॉर्मूला क्या याद है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में पावर का एक फॉर्मूला होता था ना, एक तो ऑब्वियसली I² R होता है, एक V²/R होता है, एक VI भी होता है। तो VI वाला हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे और VI की जगह हम EI बोलेंगे, वोल्टेज की जगह हम E बोल रहे हैं। तो E प्राइमरी इंटू I प्राइमरी इज इक्वल टू E सेकेंडरी इंटू I सेकेंडरी।
दूसरा जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो ये है, दो ही फार्मूले हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई सेकेंडरी अपॉन ई प्राइमरी इज इक्वल टू आई प्राइमरी अपॉन आई सेकेंडरी, ऐसे बोल देते हैं ऐसे, ठीक है। तो एक फार्मूला ये है, ई सेकेंडरी अपॉन ई प्राइमरी, ई सेकेंडरी अपॉन ई प्राइमरी इज इक्वल टू एन सेकेंडरी अपॉन एन प्राइमरी, और दूसरा फार्मूला ये है, ई सेकेंडरी अपॉन ई प्राइमरी इज इक्वल टू आई प्राइमरी अपॉन आई सेकेंडरी। लगभग इसके अलावा कुछ और ट्रांसफार्मर में बहुत ज़्यादा जानने वाला नहीं है। जो भी मैं बता चुका हूँ उसको याद रख लेना, उसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं और चेक कर लेता हूँ इसमें अगर कुछ है। ओ हाँ, आई गेस ये बोल सकते हैं, इन केस 100% एफिशिएंसी नहीं है, यानी कि इन केस ये चीज़ दोनों बराबर नहीं है, तो एफिशिएंसी जो होती है उसको बोलते हैं आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। काफ़ी इजी सी बात है। आउटपुट पावर होएगी ये ई सेकेंडरी आई सेकेंडरी, और इनपुट पावर होएगी ई प्राइमरी अपॉन आई प्राइमरी। तो फिर एफिशिएंसी जिसको ईटा लिखते हैं वो ऐसी होएगी, ई सेकेंडरी आई सेकेंडरी डिवाइडेड बाय ई प्राइमरी आई प्राइमरी, कि भाई ट्रांसफार्मर की कितनी एफिशिएंसी है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि कितनी पावर आगे सेकेंडरी कॉइल को मिल रही है। यहाँ तो मैंने एज्यूम किया है कि जो भी पावर प्राइमरी में थी वो सारी सेकेंडरी को मिल गई, कोई लॉस नहीं है, बढ़िया फ्लक्स लिंकेज है दोनों के बीच में। मगर अगर मान लो यहाँ कपलिंग सही नहीं है, थोड़े लॉसेज हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के, तो फिर आपको एक ये देखना पड़ेगा कि शायद जैसे ये वाली साइड जो है ये हो सकता है 80 हो, और ये वाली साइड हो सकता है 100 हो। अगर ई सेकेंडरी आई सेकेंडरी 80 है और ई प्राइमरी आई प्राइमरी 100 है, तो हमारी जो एफिशिएंसी है वो 80% आएगी, उस टाइप से। बट वो तब होगा अगर यहाँ पर थोड़ी फ्लक्स लिंकेज ढीली है। अदरवाइज़ ये फार्मूला और ये फार्मूला, ये दो ट्रांसफार्मर की गेम इस पर चलती है, ठीक है। और देख लेता हूँ इसके अंदर कुछ भी है। नथिंग एल्स इज मच इम्पोर्टेंट। हाँ, और ऑब्वियसली जो फिनोमेना इनके बीच में, यहाँ से जो ईएमएफ इस कॉइल में जा रहा है, या फिर यहाँ से जो करंट इस कॉइल में जा रहा है सेकेंडरी के अंदर, वो फिनोमेना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। हमेशा याद रखना, इट इज़ नॉट सेल्फ इंडक्टेंस, इट इज़ म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो जो एम वाला कॉन्सेप्ट होता था, ठीक है। और कुछ नहीं जानने वाला ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर। ओके, ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है ना ट्रांसफॉर्मर्स का, इसके ऊपर भी एक और क्वेश्चन है, इन द ट्रांसफॉर्मर अबव, इफ द ट्रांसफॉर्मर अबव डिलीवर्स 10 एम्पियर इन द सेकेंडरी द प्राइमरी करंट इज, बट उसका मेरे को ऊपर वाली स्टेटमेंट नहीं थी, तो मैं नीचे वाले को क्वेश्चन मन मार्क किया, ठीक है। और ट्रांसफार्मर ऑफ 100% एफिशिएंसी, 100% एफिशिएंसी मतलब बढ़िया कपलिंग होगी, इट हैज़ 100 टर्न्स, 400 टर्न्स द प्राइमरी। तो इसका मतलब ये जो एन प्राइमरी है ये 400 इन द प्राइमरी कॉइल एंड 8000 टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। एन सेकेंडरी जो है वो 8000 है, ठीक है। एंड इट इज़ कनेक्टेड टू 220 वोल्ट मेन सप्लाई, एंड the secondary feeds 50 kilo ohm resistance. The potential difference per turn is, मेन सप्लाई इसकी 220 वोल्ट है। तो जो मेन सप्लाई होगी वो ई प्राइमरी होगी 220 वोल्ट। अब मुझे पता है कि ई सेकेंडरी अपॉन ई प्राइमरी इज इक्वल टू एन सेकेंडरी अपॉन एन प्राइमरी, राइट। इसका मतलब ई सेकेंडरी अपॉन एन सेकेंडरी इज इक्वल टू ई प्राइमरी अपॉन एन प्राइमरी। ये फॉर्मूला माई अच्छे से याद रखना, सब भूल जाते हैं ऐसे, सारे इसमें कन्फ्यूजन होते हैं। प्राइमरी की जगह सेकेंडरी की जगह प्राइमरी कर देते हैं, प्राइमरी की जगह सेकेंडरी कराते हैं पेपर के अंदर। दिस इज़ व्हाट पीपल एक्चुअली डू। लाइट गई नहीं,
ठीक है, पता लग गया क्या गड़बड़ करके आते हैं लोग। एक सेकेंड, अरे दूसरा पेन यूज़ करके देखते हैं, ये उतना डार्क नहीं है जितना मुझे चाहिए। ओके, तो अगर मैं अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखूं तो ये मुझे क्या दिख रहा है, दिस इज वोल्टेज पर टर्न, इजंट दिस वोल्टेज पर टर्न, जो यहाँ पर उन्होंने पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस पर टर्न, और मैं देख रहा हूँ कि दिस इज कांस्टेंट, वोल्टेज पर टर्न या फिर पोटेंशियल डिफरेंस पर टर्न, दिस थिंग इज कांस्टेंट। ये सेकेंडरी में भी कांस्टेंट है ई एस बाई एन एस, और ये प्राइमरी में भी कांस्टेंट है ई पी बाई एन पी। तो मुझे यहाँ किसका रेशियो दे रखा है, सेकेंडरी का तो दिया नहीं, प्राइमरी का दिया हुआ है, ई पी भी दिया है और एन पी भी दिया है, तो वो हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाई 400, वो हो जाएगा 0.55 वोल्ट। दिस इज़ द आंसर फॉर पोटेंशियल डिफरेंस पर टर्न। यही सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर टर्न सेकेंडरी में भी है, प्राइमरी दोनों में, बट मैंने कैलकुलेशन प्राइमरी से करी क्योंकि डेटा उसका दिया था। बाकी जो 50 किलो ओम रेजिस्टेंस दी है वो ऐसे ही दी हुई है साइड में, ताकि डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। और 100% एफिशिएंसी उन्होंने बोला है, 100% एफिशिएंसी में हम ये फार्मूला यूज़ कर पा रहे हैं, जो ये फार्मूला है, ठीक है, इसलिए हम ये यूज़ कर पा रहे हैं। 50 किलो ओम रेजिस्टेंस से कोई घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई, केड़ा भाई, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ये वाला है, एन आइडियल ट्रांसफार्मर, okay, an ideal transformer has 500 and 5000 turns in primary and secondary windings respectively. If the primary voltage is connected to 6 volt battery, then the secondary voltage is, यार सेकेंडरी वोल्टेज तो ज़ीरो हो जाएगी ना, क्योंकि 6 वोल्ट की बैटरी पे कनेक्ट की हुई है मैंने। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रांसफार्मर का फन तो तब था ना, ट्रांसफार्मर का कंप्लीट मतलब कब था, जब ये वाली जो चीज़ है ये आगे यहाँ पर एसी से कनेक्टेड हो। यहाँ पर इन्होंने 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी है, बैटरी पे तो ट्रांसफार्मर चलता ही नहीं, तो ये ट्रिक क्वेश्चन है। ये ऐसे जोड़ी हुई है 6 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, एसी सोर्स है क्या, बेवकूफ़ बना के हमने डीसी सोर्स डाला हुआ है। तो फिर ऑब्वियसली यहाँ से एक बार करंट पास होएगा, दोबारा फ्लक्स, दोबारा थोड़े करंट यहाँ से चेंज होएगा, और फिर यहाँ से एक ही बार थोड़ी देर के लिए करंट हल्का सा आएगा इसके अंदर, फिर गायब हो जाएगा। तो इसका क्लियरली मैं बोल सकता हूँ सेकेंडरी वोल्टेज इज ब्लडी ज़ीरो। अब मेरे को आंसर पता नहीं, बट आई एम श्योर दिस मस्ट बी द आंसर फॉर, ये है क्वेश्चन नंबर 2, ज़ीरो सेकेंडरी वोल्टेज, विच इज़, आंसर क्या बनेगा इसका, ये ए, ठीक है। जैसे ये पिछला वाला था, ये था, इसका भी, पिछले वाले का भी आंसर ए था, इसका भी आंसर ए है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। इन एसी सर्किट्स, ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 3। एसी सर्किट्स के अंदर द रिलेशन होल्ड्स दैट, ऑब्वियसली जो इम्पेडेंस होएगी वो ई नॉट अपॉन आई नॉट के बराबर होती है, और वो लाइक ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस के भी बराबर ही होती है, बट ई नॉट अपॉन आई नॉट के भी बराबर होती है। ई नॉट क्या है यहाँ पर, ई नॉट मतलब बेसिकली जो वोल्टेज का पीक नहीं होता, वी नॉट, मान के चलते हैं एसी के अंदर वी इज़ गिवन बाय जो इनपुट वोल्टेज है वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई विल बी गिवन बाय आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। दिस विल बी दी करंट,
तो ये होती है इम्पेडेंस, और ये किसी भी सर्किट के लिए वैलिड है, चाहे आर सी, एल सी, आर एल सी, जो मर्जी हो। इम्पेडेंस इज ऑलवेज ई नॉट बाई आई नॉट या फिर ई आर एम एस बाई आर एम एस। तो यार इस केस के अंदर जो ए ऑप्शन है, Z is equal to this in case of AC circuit containing R and L in series, हाँ this is absolutely true. B option is also absolutely true, RC circuit में वही होता है. C option is also absolutely true, LC circuit के अंदर यही होगा. And LC circuit के अंदर बिल्कुल XL माइनस XC होएगा. XL माइनस XC क्यों? क्योंकि LC सर्किट के अंदर R तो होता नहीं, तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ XL माइनस XC का होल स्क्वायर. विच इज़ बेसिकली XL माइनस XC. C भी ट्रू है एंड D भी. D क्या है? RLC के अंदर तो हाँ यही होता है, RLC के अंदर तो यही होता है ना यार, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये होता है RLC के अंदर. हाँ तो यार चारों ट्रू लग रहे हैं मुझे तो. हाँ, ऑल ऑफ दीज आर ट्रू. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ABCD. आंसर शुड बी D ऑप्शन, जिसमें चारों ट्रू हैं. अब ये लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है? फॉर एन AC सोर्स रेटेड एट 220 वोल्ट, 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज. ये इसकी RMS वोल्टेज होती है, पीक नहीं होती है ना. ये इसकी VRMS होती है. एक सेकेंड, वो तेरी कॉल आ रही है इसके बीच में. VRMS दिस इज़ VRMS, और हमें पता है कि VRMS इज इक्वल टू V0 बाई रूट 2. तो V0 की वैल्यू एक्चुअली 220 इंटू रूट 2 होएगी, जो पीक वोल्टेज है वो इससे भी 1.4 टाइम्स ज़्यादा होएगी. और यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज़ रेटेड आते थे, तो बच्चों तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो आगे सर्किट बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, तीनों लाइन में, या दो, या सिर्फ रजिस्टर, डजेंट मैटर. तो मैंने वो एम्प्टी छोड़ा हुआ है. द पीक वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ 1/50 सेकेंड्स. पहली बात तो इसकी अगर ये फ्रीक्वेंसी है तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा? तो मुझे पता है फ्रीक्वेंसी होती है 1 ओवर टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड होगा 1 ओवर फ्रीक्वेंसी, यानी कि 1/50 सेकेंड. इस 1/50 सेकेंड का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी इस 1/50 सेकेंड का मतलब है कि जो इसकी एक साइकिल है, इस AC की जो एक साइकिल है, वो बेसिकली 50 सेकेंड्स के 1/50 सेकेंड तक चलती है. बहुत ही छोटा टाइम है 1/60 यार. इट इज़ लाइक 0.02 सेकेंड्स. ठीक है, तो ये इसका टाइम पीरियड है. अब यहाँ पर जो मुझे सीधा चीज़ें दिख रही हैं, C ऑप्शन ठीक लग रही है, क्योंकि एक टाइम पीरियड में जो एवरेज वैल्यू होगी वोल्टेज की, क्योंकि वोल्टेज ऐसे ऐसे पूरा फ्लक्चुएट करेगी ना, तो जो उसकी एवरेज वैल्यू होगी वो तो ज़ीरो होगी, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल भी है और नेगेटिव साइकिल भी है. और मुझे क्या पता है कि जो करंट होता है या वोल्टेज होती है, इट इज़ बेसिकली VDT, जो एवरेज वैल्यू होती है, और नीचे होता है DT. अब एवरेज वैल्यू अगर ये देख रहे हैं, द एवरेज वैल्यू ओवर पीरियड ऑफ 1/50 सेकेंड्स, तो 1/50 सेकेंड्स बेसिकली मीन्स अ कंप्लीट टाइम पीरियड. टाइम पीरियड ही इसका 1/50, यही इस क्वेश्चन की हुंडी है. इस क्वेश्चन की कैच ये है कि 1/50 सेकेंड्स की बात करें, मगर वो तो टाइम पीरियड है. तो अगर टाइम पीरियड है तो ये पूरी चीज़ कितनी आ जाती है? 0. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? C.
सी इसका आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन कौन सा है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और ये मैंने पहले भी करवा रखा है तो रिमेंबर, ये ऐसे है। I1 I2 I3, इसको क्या बोले? इसको क्वेश्चन नंबर 5 बोल देते हैं। लेट्स कॉल दिस क्वेश्चन नंबर 5। I1 की वैल्यू दे रखी है 3 sin ओमेगा टी। I2 की वैल्यू दे रखी है 4 cos ओमेगा टी। और I3 जो होगा वो ऑब्वियसली I1 प्लस I2 होगा। तो I3 इज़ 3 sin, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है बेसिकली, कि आप इस पूरी चीज़ को क्या एक सिंगल एक्सप्रेशन बना सकते हो। अब मुझे दिख रहा है साइन समथिंग साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग कॉस ओमेगा टी, ये साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले जैसा लग रहा है। अगर मैं किसी तरह इस चीज़ को किसी के कॉस फंक्शन में कन्वर्ट कर दूँ और इस चीज़ को किसी के साइन फंक्शन में कन्वर्ट कर दूँ, तो ये शायद साइन ए प्लस बी वाले मेथड से हो जाएगा। इंट्यूशन है मुझे, ठीक है। अब मैथ्स वालों को तो एकदम से दिख जाएगा ये, मेडिकल वाले ट्रिग्नोमेट्री करते नहीं 11th में, तो उन्हें एकदम से अपरेंट नहीं होगा। तो एक काम करते हैं यार, अगर मैं कैसा ट्रायंगल लूँ और मैं नीचे रखूँ 3, इधर रखूँ 5 और इधर रखूँ 4, तो ये एंगल कितना होगा? 53। तो 3/5 इज इक्वल टू कॉस 53। तो 3 को मैं लिख सकता हूँ 5 cos 53 और फिर साइन ओमेगा टी, तो सिंपल साइन ओमेगा टी प्लस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 ये वाली चीज़ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 साइन ओमेगा टी, सॉरी 5 साइन 53। और ऑब्वियसली जो कॉस ओमेगा टी है ये तो कॉस ओमेगा टी ही होएगा। और ये सबको इसमें क्या हो जाएगा? कॉमन 5 आ जाएगा बाहर। cos 53 साइन ओमेगा टी, साइन 53 कॉस ओमेगा टी, कुछ बन गया पैटर्न। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 53 प्लस ओमेगा टी, ऐसे करके लिख सकता हूँ। और ये हो जाएगा 5 साइन ओमेगा टी प्लस 53। दिस इज़ I3, ठीक है। I3 जो सिंगल करंट एक्सप्रेशन है वो ऐसे आ जाएगा। और मैंने यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज़ किया है? ऑलवेज रिमेंबर साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इनफैक्ट अगर ए माइनस बी होता तो यहाँ पर साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए माइनस कॉस ए साइन बी होता। और उसी तरह कॉस ए प्लस बी क्या होता है? बस कॉस में क्या होता है? माइनस का साइन लग जाता है और शुरू वाली टर्म हो जाती है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ और यहाँ पर भी माइनस लगा देता हूँ, प्लस माइनस। और यहाँ लगा देते हैं cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। ये बेसिक मैथ के फॉर्मूले भी साथ साथ रिवाइज हो गए, ठीक है। बेसिकली ये फंडा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इस पर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या अपना। वो कहाँ गए क्वेश्चंस, कहाँ गए? एक सेकेंड, ये रहे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर व्हिच व्हेन पुट इन सीरीज विद अ 10 ओम रेजिस्टर। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ओके, सबसे पहले तो देख लेते हैं। एक कैपेसिटर है, उसको 10 ओम रेजिस्टर के साथ मैंने पुट किया। 10 ओम रेजिस्टर मेक्स अ पावर फैक्टर इक्वल टू 0.5। यहाँ कोई एसी सोर्स है। एसी सोर्स इन्होंने कितना दिया हुआ है? एसी सोर्स इन्होंने दिया हुआ है 80 वोल्ट और कितने हर्ट्ज़? 100 हर्ट्ज़ की सप्लाई दी हुई है इसको। 80 वोल्ट और 100 हर्ट्ज़ की सप्लाई। 10 ओम का वो रखा है रजिस्टर और कैपेसिटर की मुझे कैपेसिटेंस नहीं पता। पावर फैक्टर जो कि
cos फाई है वो इन्होंने बोल दिया है 0.5। यार ये क्लियरली एक आरसी सर्किट है, आरसी सर्किट ऐसा दिखता है, ठीक है। यहाँ पर होती है उसकी ये वाली वोल्टेज, जो रजिस्टर वाली वोल्टेज होती है, और करंट भी इसी एक्सिस के अलॉन्ग होता है, ठीक है। और ये होता है मेन करंट आई। ये पूरे सर्किट के अंदर एक ही टाइम फ्लो कर रहा होता है, कैपेसिटर में, रजिस्टर में। ये ऐसा नहीं होता कि दो तीन अलग अलग करंट है, एक ही होता है। रेजिस्टेंसेस जो वोल्टेजेस होती है वो अलग अलग फ़्लो कर रही होती हैं। ये है रजिस्टर की जो वोल्टेज है, और ये है जो कैपेसिटर की वोल्टेज है, ठीक है। और ये रजिस्टर की जब पीक आती है तो कैपेसिटर की जो पीक है वो उससे काइंड ऑफ 90 डिग्री पीछे है ना। तो ये वी सी है, ये वी आर है, और फिर ये ऐसे है, और ये होती है इनकी वी नेट। और मुझे पता है कि वी नेट और मेन करंट के बीच में जो एंगल होता है उसको फाई बोलते हैं, और उसी एंगल का जो कॉस फाई होता है उसको बोलते हैं पावर फैक्टर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन, इस पेपर के नहीं मतलब इस प्रॉब्लम के अंदर ये हो जाएगा कि कॉस फाई इस ट्रायंगल के अंदर याद रखना हमेशा कैपेसिटर में पीछे होती है वोल्टेज, ठीक है, रजिस्टर की वोल्टेज और मेन करंट से 90 डिग्री पीछे। और ये फेजर्स हैं, और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। ये वाली वोल्टेज भी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी कैपेसिटर की, और रजिस्टर वाली वोल्टेज भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। और ये हमेशा कैपेसिटर वाली जो वोल्टेज है रजिस्टर की वोल्टेज से 90 डिग्रीज पीछे रहेगी, ठीक है, ओके। जो कॉस फाई है, कॉस फाई की वैल्यू होगी इस ट्रायंगल में, अगर मैं देखूं बेस ये होएगा अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस होता है ना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है वी आर और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये तो वी नेट है, ओके। वी आर को मैं लिख सकता हूँ करंट जो है इनटू रेजिस्टेंस, दिस इज़ द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। और वी नेट तो हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, वी आर का स्क्वायर प्लस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा आई आर, वी आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई आर का स्क्वायर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई इंटू ये हो जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, अपने को पता है, आई एक्स सी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आई आर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आई बाहर आ जाएगा, तो आई बाहर आ गया, रूट के अंदर क्या चला गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, और यहाँ बाहर क्या है कॉस फाई, ठीक है। आई और आई कट गया, और ये हो जाएगा आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर इंटू कॉस फाई। अब इसको यहाँ ले चलते हैं। कॉस फाई की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 0.5, 0.5। आर की वैल्यू कितनी है, 10। सो दोबारा ये अंडर रूट में आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 100। और एक्स सी जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन ओमेगा सी, है ना, एक्स सी के स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं दोनों साइड को स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये 0.25 बन जाएगा, ये 0.5 बन जाएगा 0.25। इस चीज़ को उधर लेके चले जाऊँगा, स्क्वायर है तो ये खुल चुका है, 100 प्लस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। और ये राइट, ये वाली ऊपर वाली चीज़ भी स्क्वायर हो गई होगी, तो ये 100 है। अब इसको वहाँ लेके चले जाता हूँ, तो ये बन जाएगा 100 प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर, 100 डिवाइडेड बाय 0.25, ये कितना हो जाएगा, 400। ये ठीक जा रहा है क्या, हाँ ठीक ही है। और 1 अपॉन ओमेगा सी आ जाएगा अंडर रूट
300, इनको ये ढूंढ के रहे थे, ये कैपेसिटर ढूंढ रहे थे, है ना, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटेंस। और ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई म्यू into capacitance is equal to under root 300, and clearly capacitance is equal to 1 upon 2 pi mu into under root of 300, ये आ जाएगी कैपेसिटेंस। और इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन बन जाती है, इन चारों के अंदर से, ठीक है। आई डोंट नो कौन सी बन रही थी, बट ठीक आ रही थी। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 ये वेव फॉर्म वाले। ओके, ये जो वेव फॉर्म वाला क्वेश्चन होता है ना, इसका वैसे तो मतलब जो इसका कैलकुलस वाला है वो तो देख के घबराना मत इस एक्सप्रेशन को, बट ये ऐसा दिखता है, I/RMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I/RMS या फिर इवन V/RMS, जैसे यहाँ V ले लेते हैं, चलो वोल्टेज का RMS इज इक्वल टू V² एज अ फंक्शन ऑफ t dt, घबराहट हो रही है भाई, और ये हो जाता है अपॉन इंटीग्रल ऑफ dt। इस इंटीग्रल को सॉल्व करके ये सब कुछ पूरा अंडर रूट लो, आपको V/RMS की वैल्यू जाती है। मगर फिर उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो भी अलग अलग सेगमेंट्स हैं उस ग्राफ के जिसको आप देख रहे हो, तो मान लो उसमें 3 सेगमेंट है, तो आप उसमें जो भी वैल्यू है वोल्टेज की, जैसे यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, देखो यहाँ पर मुझे जो RMS वैल्यू निकालनी है उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ। शुरू में वोल्टेज ऐसे है, V0 है, ठीक है, उसके बाद एकदम से टाइम t/2 पे ये वोल्टेज 0 हो जाती है। और ये स्टैंडर्ड AC का कर्व तो नहीं है, AC का कर्व तो कितना सुंदर सा होता है, ऐसा साइन वेव, ये तो अजीब सा है, चिब खडिब्बा जैसा, ठीक है। ये सॉ टूथ भी नहीं है, ये मतलब स्क्वायर वेव है एक तरीके से, और ये फिर ऐसे, तो ये t/2 पे गिर जाता है, फिर मरा रहता है, फिर मरी रहती है वोल्टेज, 0 रहती है कितने टाइम तक, टाइम t तक। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो उन्होंने हमसे V/RMS पूछी है, वो उन्होंने पूछी है अप टिल टाइम t। तो एक तरीका तो ये है, बस इसको इंटरप्रेट करने के लिए लाइक एक शॉर्टकट निकल आता है, जैसे आप इसको इंटरप्रेट करने लगो, वो ये है कि V/RMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जितने भी आपके पास लाइक सेगमेंट्स हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने 2 सेगमेंट्स हैं, एक ये सेगमेंट है, फिर एक ये सेगमेंट है। तो फर्स्ट सेगमेंट की V0 का स्क्वायर, मतलब फर्स्ट सेगमेंट की जो भी वोल्टेज है उसका स्क्वायर, प्लस सेकंड सेगमेंट की जो भी वोल्टेज है उसका स्क्वायर, प्लस जो भी थर्ड सेगमेंट है उसकी वोल्टेज का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय n, जितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स आए, लाइक शॉर्टकट इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 सेगमेंट्स है, फर्स्ट की जो वोल्टेज है उसका स्क्वायर तो V0 स्क्वायर है, सेकंड की जो वोल्टेज है, सेकंड सेगमेंट ये है, फर्स्ट सेगमेंट ये है, सेकंड सेगमेंट की जो वोल्टेज है उसका स्क्वायर 0 का स्क्वायर है, और टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट कितने, 1 2 टाइम पीरियड t तक, तो 2, और ये आंसर कितना आ जाता है, V0 डिवाइडेड बाय √2। दिस द आंसर, ठीक है। तो ये ऑप्शन कौन सी है इसके अंदर, आई थिंक रुकना, ये ऑप्शन आ रही है C, आंसर इज C, 7th क्वेश्चन का आंसर C है, ठीक है। अब अगर अपने को ये लॉजिक पता है तो क्वेश्चन नंबर 8 करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी ये V है, ये ऐसे एक्सिस है,
और यहाँ पर ये ऐसे दे रखा है, फिर एकदम से वोल्टेज नीचे गिर जाती है और नेगेटिव हो जाती है। शुरू में +10 है और फिर उसके बाद एकदम से एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये +10 से एकदम से नीचे गिरती है और -10 हो जाती है ना, ये -10 है। और फिर कुछ देर तक वो माइनस में ही रहती है और फिर एकदम से ऊपर होके दोबारा +10 हो जाती है और फिर आगे चलती रहती है एज़ +10 और फिर एकदम से गिर जाती है। अब यहाँ कितने सेगमेंट्स हैं? यहाँ भैया 3 सेगमेंट है। सबसे पहला सेगमेंट ये, फिर दूसरा सेगमेंट ये, फिर तीसरा सेगमेंट ये, ठीक है। अब यहाँ पर RMS की वैल्यू कितनी होगी? VRMS की वैल्यू होगी V0² प्लस -V0² दूसरे सेगमेंट में प्लस तीसरे सेगमेंट में दोबारा V0² डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेगमेंट्स विच इज़ 3 का अंडर रूट, ये आ जाएगा 3V0²/3 का अंडर रूट विच इज़ बेसिकली V0। तो यहाँ पर VRMS इज़ V0, ठीक है। दिस इज़ द सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 समझ आ गया, क्वेश्चन नंबर 8 समझ आ गया, यही है। ठीक है। एक सेकेंड, अगर यहाँ पर मेरे को एवरेज वैल्यू निकालनी होती ना इस केस में, जैसे साइनसॉइडल कर्व्स के लिए हमने एवरेज निकाला था, तो वहाँ पर आई एवरेज की कितनी वैल्यू आती है? 2I0/π हाफ साइकिल पे। फुल साइकिल पे तो ऑफकोर्स 0 आएगी ना, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। और IRMS की वैल्यू कितनी आती है? I0/√2। जो चीज़ करंट के लिए वैलिड है वही चीज़ वोल्टेज के लिए भी वैलिड है ना, सेम फॉर्मूले। यहाँ पर क्या होता है, RMS के लिए तो इस टाइप का फॉर्मूला होता है जब स्क्वायर वेव्स होती हैं, ठीक है। ये स्क्वायर वेव्स के लिए ही वैलिड है। RMS के लिए तो ये वैलिड है। एवरेज के लिए क्या होगा? तो फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में एवरेज पूछा होता तो कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देते हैं, V एवरेज इज़ इक्वल टू V01 प्लस V02 प्लस डॉट डॉट जितने भी सेगमेंट है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेगमेंट्स। ये दिस इज़ फॉर V एवरेज, दिस फॉर VRMS, इसको याद रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर इस केस में एवरेज वैल्यू कितनी आती है? पहले सेगमेंट में कितनी है? V0। दूसरे सेगमेंट में कितनी है? 0। नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने हैं? 2। तो एवरेज करंट कितना है? V0/2। इस केस में एवरेज करंट कितना, मतलब इस केस में यहाँ एवरेज वोल्टेज है, सॉरी, और इस केस में एवरेज वोल्टेज कितनी है? फर्स्ट सेगमेंट में +10, सेकंड सेगमेंट में -10, थर्ड सेगमेंट में दोबारा +10। टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने हैं? 3। एवरेज वैल्यू कितनी आ गई? +3.33 वोल्टेज या वोल्ट्स, ये हो जाता है एवरेज वोल्टेज। तो इस वाले वेवफॉर्म की जो स्क्वायर वेवफॉर्म है, इसकी एवरेज वोल्टेज ये है, और इस वाले वेवफॉर्म की जो कि स्क्वायर वेवफॉर्म है, एवरेज वोल्टेज V0/2 है। एवरेज वोल्टेज का स्क्वायर वेवफॉर्म्स के लिए, दिस इज ओनली फॉर स्क्वायर वेवफॉर्म्स, याद रखना, ओनली फॉर स्क्वायर वेव फॉर्म्स। स्क्वायर वेव फॉर्म्स के एवरेज वोल्टेज का ये फॉर्मूला है और उनकी VRMS वोल्टेज का ये फॉर्मूला है। ये करंट और वोल्टेज दोनों के लिए वैलिड होंगे ऑब्वियसली, ओनली फॉर स्क्वायर वेव फॉर्म्स। अगर साइनसॉइडल वेव फॉर्म है जिस पर ये पूरा चैप्टर आधारित है, अजीब सी राइटिंग आ रही है, अगर साइनसॉइडल वेव फॉर्म है तो ये फॉर्मूले है, और ये भी इनकी भी डेरिवेशन निकल के आती है ना, ठीक है। ये समझ आ गया, यही है। अब आते हैं फर्दर क्वेश्चंस पे। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 9 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हाँ ओके, एक कैपेसिटर है और उसको एक नहीं
एक इलेक्ट्रिक लैंप है जो 10 एम्पियर खाता है, अगर मैं उसको 80 वोल्ट डीसी के साथ डाल दूँ। इलेक्ट्रिक लैंप का मतलब होता है, ऐसे बनाते हैं इलेक्ट्रिक लैंप या बल्ब बोल लो, ठीक है। बट ये बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर फिलामेंट होता है जो कि एक रेजिस्टर की तरह होती है। तो इलेक्ट्रिक लैंप को ना मैं रेजिस्टर बोल दूँगा। ये रेजिस्टर जलता है, ये वाला जो रेजिस्टर है उसके जलने से बल्ब में रोशनी आती है। तो मैं इस इलेक्ट्रिक लैंप को एक रेजिस्टर बोल रहा हूँ। एन इलेक्ट्रिक लैंप विच रन्स एट 80 वोल्ट। अगर मैं इसको 80 वोल्ट की बैटरी के साथ, 80 वोल्ट डीसी लिखा भी हुआ है, 80 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूँ इस लैंप को, तो इसमें जो करंट ये खींचता है वो है 10 एम्पियर, ठीक है। विच रन एट, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, रेजिस्टेंस होगी 80 डिवाइडेड बाय 10, वो कितनी हो जाएगी, 8 ओम, ठीक है। 8 ओम इसकी रेजिस्टेंस आ गई। एंड जब मैं इसको, अब ये कहते हैं मैंने इस लैंप को दोबारा और 8 ओम जो ये इसमें 10 एम्पियर जब ये खींचता है तो ये 10 एम्पियर की वजह से जलता है और इसमें रोशनी आती है, ठीक है। अब मैं इसको एसी मेंस में कनेक्ट कर देता हूँ, नया एक सर्किट लेके आ गए, और उसके अंदर एक इंडक्टर भी है, उसको ये चोक कहते हैं, ठीक है। पहले सिलेबस में चोक के बारे में भी पढ़ाते थे। ट्यूबलाइट के अंदर अभी भी होती है, ट्यूबलाइट के अंदर चोक होती है, ठीक है, एक लगी हुई साइड में, तो देखना घर जाके अगर ट्यूबलाइट होगी तो। कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द चोक ट्यूबलाइट। तो यहाँ पर मैंने दोबारा इस रजिस्टर को डाल दिया, और इसकी जो वो है, क्या बोलते हैं, जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 8 ओम है, और इसकी इंडक्टेंस मुझे पता नहीं है। और अब ये एसी सोर्स है जैसा हमारा घर में होता है लगा हुआ, और ये है 100 वोल्ट का। इसकी आरएमएस ऑब्वियसली 100 होएगी, पीक वैल्यू नहीं होती कभी भी। और करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है। कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द चोक रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड का क्या मतलब है यहाँ पर, यही है इस क्वेश्चन में इंटरप्रेट करने वाली बात। इंडक्टेंस ऑफ द चोक रिक्वायर्ड का मतलब क्या है, पहली बात तो चोक का मतलब होता है इंडक्टर, सिंपल इंडक्टर। और इंडक्टेंस ऑफ द चोक रिक्वायर्ड मतलब ये एल की वैल्यू ऐसी बता कि अगर यहाँ पर मैं रजिस्टर 8 ओम वाला, जो कि बेसिकली ये बल्ब है, दिस इज़ द बल्ब या फिर लैम्प, तो एल की ऐसी वैल्यू बता कि अगर मैं 8 ओम का लैम्प ऐसे कनेक्ट करूँ इस पर्टिकुलर एसी सोर्स से, तो इसमें जो करंट बहे वो बहता हुआ करंट एग्जैक्टली इतना होना चाहिए, 10 एम्पियर। क्योंकि जब 10 एम्पियर, उसकी मतलब आरएमएस वैल्यू 10 एम्पियर होनी चाहिए, क्योंकि 10 एम्पियर जब इसमें से बहता था इसमें से ऐसी रोशनी आती थी। तो अब एसी सोर्स में भी लगाए तो इसमें से 10 एम्पियर बहना चाहिए इस रजिस्टर में से, ताकि इसमें से वैसी रोशनी आए जैसे डीसी से आती थी, बस। तो उसके लिए ये एल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अब सिंपल क्वेश्चन है, तो कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर। तो मुझे पता है आई आर एम एस इज़ इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइडेड बाय जेड, कि नहीं। और यहाँ पर ये इंडक्टर है, तो इंडक्टर की वोल्टेज ऐसे अलग जाएगी, और ये मेन करंट होएगा जो रजिस्टर के थ्रू निकल रहा होगा। मतलब ये मेन करंट तो चलो सबके थ्रू एक ही साथ निकल रहा होता है, ये मेन करंट है, और यहाँ पर रजिस्टर की वोल्टेज होएगी, राइट। और यहाँ पर हमें पता है जेड की वैल्यू कितनी आती है ऐसे सर्किट्स के लिए। जेड हम निकाल सकते हैं अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। एक्सएल की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई म्यू, म्यू दे रखा है 50, 2 पाई कॉन्स्टेंट है, 2 पाई म्यू एल का होल स्क्वायर आर स्क्वायर अंडर रूट। और वी आर एम एस की वैल्यू कितनी है, 100। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि इसमें से दोबारा वही करंट बहे जो डीसी में बह के इसको एक रोशन जितना कर रहा था 10 एम्पियर, दोबारा 10 एम्पियर बहाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ऑब्वियसली आई आर एम एस होगा। ये पीक वैल्यू 10 एम्पियर नहीं है, ये आर एम एस वैल्यू होती है 10 एम्पियर, जो करंट जो बल्ब को दोबारा उतना रोशन करवाएगी। वी आर एम एस की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 100, गलती से भी इसको पीक वैल्यू कभी मत समझ लेना। और ये होएगा आर स्क्वायर को मैं मान सकता हूँ 8 का होल स्क्वायर प्लस 2 पाई म्यू को मैं लिख सकता हूँ 100 पाई इंटू एल का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई।
इस इक्वेशन को सॉल्व करके सब कुछ तो कांस्टेंट है, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट है, सिर्फ एल बचता है। और जब मैं एल निकालता हूँ सॉल्विंग, एल की वैल्यू आएगी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन है 1.9 इंटू 10⁻⁻² हेनरी, ये एल निकल जाता है। बहुत क्लासिक सा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशंस लेंदी है बस इसकी, कैलकुलेशन बस इसकी लेंदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सीधा सीधा, अच्छा क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, कैपेसिटर और कॉइल को एक, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, कैपेसिटर एंड अ कॉइल हैविंग अ रेजिस्टेंस। अब कॉइल की भी अगर रेजिस्टेंस है तो उसको थोड़ा सेपरेट लिख देते हैं, जैसे बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस को सेपरेट लिख देते हैं। और इनको यहाँ पर एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया है जिसकी वोल्टेज है 6 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस आर दी हुई है भाई, आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट एसी सोर्स। ओके, बाय वेरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, सोर्स की फ्रीक्वेंसी ये मुझे पता नहीं, बट उसको वेरी कर करके मैक्सिमम करंट ऑफ 600 मिली एम्पियर इज ऑब्जर्व। मैक्सिमम करंट के लिए अपने को पता है ना, IRMS, ये मैक्सिमम करंट बेसिकली वही है, RMS करंट की बात करें, इज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाय Z। अगर Z को मिनिमम करना है, और ऑब्वियसली RLC सर्किट बन गया है मिनिमम, देन XL इज इक्वल टू XC, क्योंकि RLC में Z की वैल्यू कितनी होती है, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो ये XL माइनस XC वाली टर्म खत्म हो जाती है, और ये Z जो है सिर्फ R बन के रह जाता है। और वो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/√LC, ये तो पता ही होगा ये फॉर्मूला। ठीक है, VRMS की वैल्यू है 6 वोल्ट, इसकी है R, और IRMS की मैक्सिमम करंट ऑफ 600 ऑब्जर्व 600 मिली एम्पियर। तो इसको मैं बोल सकता हूँ 600 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, ये आई एम अज्यूमिंग RMS करंट की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम करंट। ठीक है, ये मैक्सिमम करंट है, मतलब जो रेजोनेंस पे करंट मैक्सिमाइज हो जाता है, क्योंकि XL और XC बराबर हो जाते हैं ना, हमने इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर करके रेजोनेंस कर दिया, ताकि L और C इनकी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक दूसरे को खा गई, सिर्फ रेजिस्टेंस बचा। और ये आ रहा है, और R की वैल्यू ऑब्वियसली आएगी 6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 600, जो कि ऑब्वियसली 10 ओम होएगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस निकल गई देखो इससे। अब क्या बोल रहे हैं, इफ़ द सेम कॉइल इज़ नाउ कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ EMF 6 वोल्ट। अब ये जो कॉइल है तो फिर दोनों दोबारा लेके लेने पड़ेंगे, ये L और ये R, कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ EMF। अब सेल ऑफ EMF मतलब भाई बैटरी है, AC सोर्स नहीं है, ये बैटरी है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, 6 वोल्ट। अब मैंने इस चीज़ को अलग से निकाल के यहाँ ऐसे ट्रांसफ़र कर दिया, द करंट थ्रू इट विल बी। अब शुरू में तो करंट हमें पता ही है, जैसे RL सर्किट्स में जो नॉर्मल वाले पढ़ते हैं ना, उनको पता है कि शुरू में थोड़ा रुकता है, मगर एक बार स्टडी स्टेट में आ गया तो ये गायब हो जाता है। स्टडी स्टेट में इसका मतलब नहीं रहता दिस बिकम्स ब्लडी नथिंग, ख़त्म, लाश, सिर्फ ये रहता है। और फिर ये रेजिस्टेंस 10 ओम है, ये हमने यहाँ से निकाल ली, और ये 2 ओम है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 12 ओम। तो करंट कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय 12 ओम, वो आ जाएगा 0.5 एम्पियर। क्या ये कोई ऑप्शन है, ये ऑप्शन है।
तो इसका आंसर ए होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, चेक कर लेना, आंसर विल बी ए। और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गए क्वेश्चन। Which of the following statements related to alternating current? ठीक है, आई थिंक फ़िलहाल के लिए 10 क्वेश्चन की वीडियो बनाते हैं। ये कवर्ड है, अच्छे से कर लेना। गुड लक, गुड लक, गुड लक।